So today we are starting chapter number 9, some applications of trigonometry. In last video we did chapter 8, introduction to trigonometry, and now we are starting this chapter, some applications of trigonometry. This is also very simple chapter, बहुत ही easy chapter है ये. Before starting chapter ना, I'm explaining some terms like heights and distance. कुछ term explain कर देती हूँ इसके अंदर. देखो, दो चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की है. एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो नीचे है. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज है. बस दो चीजें जिनको ध्यान में रखना है. सिंपल सी चीज है, जैसे ये कोई पर्सन है, ठीक है ना, ये कोई कोई भी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है. इसकी जो आंख होती है ना, इसकी जो आई होती है, आई, ठीक है. यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो सबसे पहले. कि आई से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, ठीक है. अब ये अगर ऊपर की तरफ देखता है, अगर ये सपोज ये कोई टावर है और ये इस टावर के टॉप पे यहाँ पे देख रहा है, ठीक है. इसकी आई से सबसे पहले तो अपन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है. देखो, ये जो लाइंस होती है ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो लाइन है इस ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है. इस तरह से लेटी हुई. और जो इस तरह होती है वो होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है. इनको वर्टिकल लाइन. तो अपन ने इसकी आई से पहले तो एक यहाँ ड्रॉ कर लो. अब देखो, अगर ये अपनी आई से ऊपर की तरफ देखता है तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, अगर ऊपर देखता है. और अगर आंख से नीचे देखता है, अपनी आई से नीचे की तरफ देखता है, तो क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ देख रहा है. वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर सबसे पहले आई से आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर लो. अगर ये ऊपर की तरफ देखता है अपनी आई से, मतलब यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब ये टॉप को देख रहा है यहाँ पे, तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है. इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है. जब ये ऊपर की तरफ देखेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से, और ये ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. बस इतना सा ध्यान रखना है. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखो वो भी देख लेते हैं. ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन है. ये इसका आई से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, और ये इस काइट को देख रही है ये लड़की, ठीक है. तो ये ऊपर की तरफ देख रही है ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? देखो, आई से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो वापस से, ठीक है. और ये फिर नीचे की तरफ यहाँ देख रही है ना, ऊपर से ये नीचे, ये बालकनी में खड़ी है, अपने घर की बालकनी में, और नीचे कोई बॉल गिरी हुई है ग्राउंड में, कोई फुटबॉल है, तो ये उसको देख रही है, ठीक है. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब ये, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन. सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, सिंपल और सरल भाषा में, तो ऐसे ध्यान रखो बस कि ये आई है, इसका आई से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर, ठीक है. और इस अगर इस लाइन से नीचे की तरफ ये देख रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. अगर इस लाइन से ऊपर की तरफ देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. बस ये दो चीज ध्यान में रखनी. बच्चों को एक तो कंफ्यूजन इतना होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है या ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या है, उनको यही समझ नहीं आता. तो सिंपल सी मैं बता रही हूँ, सिंपल सी चीज कि हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर ये नीचे देख रही है ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन. अभी आगे चलते हैं. बस अब ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बहुत इजी. कुछ भी नहीं है इसके अंदर. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, कितने एग्जाम्पल्स? 3, 4. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके लिए. ठीक है, इसमें शायद एक ही एक्सरसाइज होगी मेरे ख्याल से. ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से. A tower stands vertically on the ground. टावर है, ये यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है. ये टावर है, ठीक है ना. वर्टिकली, वर्टिकली मतलब इसको वर्टिकली कहते हैं.
तो ये टावर इस तरह से क्या है, ग्राउंड पे, ये नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये टावर खड़ा हुआ है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखो इसकी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही सिंपल है, मैं समझा देती हूँ। देखो इसने क्या बोला है। अब दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो इसने क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from the point on the ground which is 15 मीटर away from the foot of the tower। देखो सबसे पहले तो ये टावर है, इसको बोलते हैं फुट ऑफ द टावर। टावर का ये फुट है, ठीक है ना, टावर का मतलब नीचे का हिस्सा। और इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द टावर। ये टर्म्स बहुत ज्यादा आएंगी, इससे मैं बता रही हूँ इनका मीनिंग। फुट ऑफ द टावर मतलब ये, तो मत समझ लेना ये नहीं है फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट ये है, ये। कुछ बच्चे इसको भी समझ लेते हैं, ये होगा फुट ऑफ टावर। फुट मतलब टावर के एक तरह से पैर, तो ये है टावर, यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, तो ये फुट ऑफ द टावर है, और ये टॉप, टावर का टॉप है, ठीक है। अब इसने बोला है, क्योंकि ये डायग्राम्स क्या आपको खुद भी बनाने पड़ेंगे कई बार, तो ये लैंग्वेज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस ग्राउंड के ऊपर, ये जो नीचे ग्राउंड है, इसके ऊपर एक पॉइंट है सी। यहाँ पे एक पॉइंट सी है जो कि टावर के फुट से 15 सेंटीमीटर दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये टावर का फुट है, ये एक पॉइंट है सी जो कि टावर के फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये ऐसे ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ये तो टावर के लिए ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब टावर के फुट से 15 मीटर अवे एक पॉइंट है सी, तो ये इस तरह से ये ड्रॉ कर दिया। अब आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने बनाई है ना, ये वाली लाइन, इससे ऊपर की तरफ आपको करना है, ठीक है ना, ये लाइन ड्रॉ करनी है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं तो इससे नीचे की तरफ आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है मतलब टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप को देख रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे ज्वाइन कर दो, और वो 60 डिग्री एंगल मतलब बता दिया इन्होंने, तो 60 डिग्री एंगल यहाँ लिख दो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री हमें दे रखा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट बताइए कितनी होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। क्या करना है अब इसमें, अब इसमें देखो हमसे क्या पूछा है इन्होंने, हमसे ये पूछी है, इसकी हाइट पूछी है। हमसे पूछा है कि इसकी हाइट बताइए, इसकी हाइट ये कितना है, ये पूछा ना अपन से इसकी हाइट कितनी है। तो सबसे पहले तो ये देख लो आप कि ये हाइपोटेन्यूस है। सबसे पहले तो ये मार्क कर लो, ये हाइपोटेन्यूस है। एंगल यहाँ पे है तो ये तो बेस हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि जो एंगल होता है वो हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनता है, और ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा पी, ठीक है। अब हमें बी दे रखा है और पी पता लगाना है, एच का तो कोई रोल नहीं है तो इसको छोड़ दो। पी और बी से देखो किस फॉर्मूले में पी और पी का यूज होता है, साइन में होता है, देख लेते हैं। साइन, इसको मैं थीटा मान रही हूँ एंगल को, ठीक है, थीटा लिख रही हूँ, या सी लिख सकते हो, साइन सी भी लिख सकते हो आप, साइन थीटा। चलो साइन सी लिख देते हो, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ साइन सी इज इक्वल टू, तो साइन की क्या वैल्यू होती है, पी अपॉन एच होती है, बट एच हमें नहीं चाहिए। हमें ये दो चीज चाहिए, क्योंकि ये तो पता है इसलिए ये चाहिए, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीजें कौन से फॉर्मूले में आती है, साइन में भी नहीं आती, कॉस में भी नहीं आती। कॉस कॉस सी अगर मैं लिखूँ तो होता है बी अपॉन एच, इसमें भी नहीं आती। दोनों चीजें आनी चाहिए, ये दोनों चीजें। ये ध्यान रखना जो मैं बता रही हूँ ना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इन दोनों का रोल है, तो ऐसा फॉर्मूला, तो टेन, टेन में ये दोनों चीजें आती हैं। टेन इज इक्वल टू पी अपॉन में बी, ये दोनों आ गए ना, दोनों के दोनों। तो इसलिए हम यूज करेंगे टेन का, ना तो साइन का ना कॉस का, किसी का भी नहीं यूज करेंगे, टेन का यूज करेंगे, ठीक है। इन तीनों में से एक का यूज करना होगा वैसे अपन को,
इन तीनों में से, तो 10 का यूज करेंगे इसलिए। तो यहाँ पे क्या करना है, 1060 लिखो, सिंपली 1060 लिख दिया। 1060 इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन में B होता है। तो P क्या है, यहाँ पे P है AB, तो P की जगह लिख दो AB। B क्या है, B क्या है, BC, तो B की जगह लिख दिया BC। ठीक है। अब 1060 की वैल्यू, वो जो टेबल थी ना अपनी, जो मैंने 8 चैप्टर नंबर 8 में वो टेबल दिखाई थी ना, वहां से 1060 की वैल्यू देख लो उस टेबल में से। टेबल में से 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक है। ए बी, ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए बी एज इट इज लिखो, मुझे नहीं पता है तो इसे एज इट इज लिखो। ठीक है। और बी सी कितना है, बी सी हमें दे रखा है 15 मीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 15। अब इस 15 को यहाँ भेज दो इस तरफ, तो ये 15√3 आ गया, ये अपना आ गया आंसर। तो ये जो टावर की हाइट है ये कितनी है, 15√3 है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड पे, एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस यहाँ तक ही करेंगे, एग्जाम्पल 1 ही करेंगे।